कभी सोचा है कि एआई को ये कैसे पता चलता है कि कुत्ते ने आदमी को काटा और आदमी ने कुत्ते को काटा? इन दोनों में क्या फर्क है? शब्द तो बिल्कुल वही हैं, बस उनकी जगह बदल गई है। ये छोटा सा सवाल हमें एआई के भाषा समझने के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की ओर ले जाता है। तो चलिए आज इसी जादू को परत दर परत खोलते हैं। इस जादू को समझने के लिए हम एक शब्द की पूरी यात्रा पर चलेंगे। हम देखेंगे कि एआई कैसे एक शब्द को लेता है और उसे 4 आसान से स्टेप्स में समझता है। पहले, टेक्स्ट को नंबर्स में बदलना, फिर उन नंबर्स को असली मतलब देना, उसके बाद वाक्य में उसकी जगह पहचानना और आखिर में ये समझना कि शब्द एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, ट्रांसलेशन। जरा सोचिए, आप किसी ऐसे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो सिर्फ मैथ्स की भाषा समझता है। आप शब्द बोलेंगे लेकिन उसे तो सिर्फ नंबर्स सुनाई देंगे। कंप्यूटर भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वो हमारी हिंदी या इंग्लिश नहीं समझते, वो सिर्फ नंबर्स की भाषा समझते हैं। तो हमारा पहला काम है अपने शब्दों को उनकी भाषा में ट्रांसलेट करना। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक कंप्यूटर किसी सेंटेंस को पढ़ता कैसे है? वो नमस्ते जैसे शब्द को उन नंबर्स में कैसे बदलता है जिन पर वो कोई काम कर सके? ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है, और यहीं से एआई की असली स्मार्टनेस शुरू होती है। देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एआई के पास 3 रास्ते हैं। पहला, वो हर एक अक्षर यानी कैरेक्टर को देखें, पर यह बहुत छोटा और धीमा तरीका है। दूसरा, वो पूरे के पूरे वर्ड्स को देखें, लेकिन तब वो अनहैपीली जैसे नए शब्द को समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए एआई एक बीच का रास्ता अपनाता है, जिसे कहते हैं सबवर्ड्स। और ये बिल्कुल सही है, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। ये शब्दों को अन, हैप्पी और ली जैसे समझदार टुकड़ों में तोड़ देता है। ये सबवर्ड्स बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी स्मार्ट है। इसे बाइट पेयर एनकोडिंग या बीपीई कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप लेगो ब्लॉक से कुछ बना रहे हैं। स्टेप 1, आप बस अलग अलग अक्षरों से शुरू करते हैं। स्टेप 2, फिर आप देखते हैं कि कौन से 2 अक्षर सबसे ज़्यादा बार एक साथ आते हैं, जैसे ई और आर से ई आर बन गया। स्टेप 3, आप उन दोनों को जोड़कर एक नया बड़ा ब्लॉक बना देते हैं। और स्टेप 4, आप ये तब तक करते रहते हैं जब तक आपके पास भाषा के लिए सबसे अच्छे ब्लॉक्स का एक सेट ना बन जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास शब्द के टुकड़ों के लिए नंबर आईडीज तो हैं, पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। ये नंबर तो बस लेबल हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए नमस्ते शब्द का आईडी है 15496। कंप्यूटर के लिए ये बस एक नंबर है, उसे ये नहीं पता कि ये एक ग्रीटिंग है। हमें इन नंबर्स में अर्थ भरना होगा, और यहीं पर एंट्री होती है एम्बेडिंग्स की। एक एम्बेडिंग को आप किसी शब्द के लिए एक तरह का जीपीएस कोऑर्डिनेट समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि सैकड़ों नंबर्स की एक लिस्ट है, जिसे वेक्टर कहते हैं। ये लिस्ट एक बहुत बड़े मतलबों के नक्शे पर शब्द की सटीक लोकेशन बताती है, और जिन शब्दों का मतलब एक जैसा होता है वो इस नक्शे पर एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। ये स्लाइड एम्बेडिंग्स की सबसे कमाल की बात दिखाती है। आप सच में मतलब के साथ मैच कर सकते हैं। अगर आप किंग के वेक्टर में से मैन का वेक्टर घटा दें और वुमन का वेक्टर जोड़ दें, तो आपको जो नया वेक्टर मिलेगा वो क्वीन के वेक्टर के बहुत बहुत करीब होगा। इससे पता चलता है कि एआई ने सिर्फ शब्दों को रटा नहीं है, बल्कि उनके बीच के रिश्तों को भी सीखा है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है। इस स्टेज पर मॉडल ने शब्दों के मतलब तो सीख लिए हैं, पर उसे ये नहीं पता कि वो किस ऑर्डर में है। उसके लिए सेंटेंस बस एक शब्दों का थैला है जिसमें सब कुछ मिक्स है, और इसका मतलब है कि वो अभी भी कुत्ते ने आदमी को काटा और आदमी ने कुत्ते को काटा के बीच का फर्क नहीं समझ सकता। ये हमें हमारे तीसरे पड़ाव पर लाता है, शब्दों को उनकी सही जगह पर वापस रखना। हमें वाक्य में ऑर्डर और सीक्वेंस की समझ को फिर से एआई में डालना होगा, क्योंकि जैसा हमने अभी देखा, शब्दों का क्रम ही तो सब कुछ बदल देता है। चलिए इस क्लासिक एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। अगर एआई के लिए ये दोनों वाक्य सिर्फ आदमी, कुत्ता, काटा शब्दों का एक थैला है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि किसने किसको काटा? ऑर्डर के बिना असली मतलब तो खो ही गया। तो हम इसे ठीक कैसे करें? इसका सॉल्यूशन है पोजिशनल एनकोडिंग। इसे ऐसे समझिए कि हम हर शब्द के मतलब वाले वेक्टर में एक इनविजिबल लोकेशन स्टैम्प जोड़ देते हैं। ये स्टैम्प मैथ से बनाया गया है ताकि हर पोजीशन, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, सब के लिए ये बिल्कुल यूनिक हो।
ये हर शब्द को एक यूनिक पोजिशनल फिंगरप्रिंट देता है, जिससे मॉडल को ठीक-ठीक पता चल जाता है कि कौन सा शब्द वाक्य में कहाँ पर है। तो चलिए अब तक की यात्रा को एक साथ देखते हैं। स्टेप 1, हमने एक शब्द को एक टोकन में तोड़ा। स्टेप 2, हमने उस टोकन को उसका मतलब देने के लिए एक एम्बेडिंग वेक्टर दिया। स्टेप 3, फिर हमने उसमें एक पोजीशन वेक्टर जोड़ा ताकि उसकी जगह पता चल सके। अब हमारे पास एक सुपर वेक्टर है जिसमें मतलब और जगह दोनों की जानकारी है, और अब ये असली जादू के लिए तैयार है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एक शब्द अपने आसपास के शब्दों को देखकर अपना मतलब कैसे बदलता है। जैसे बैंक शब्द का मतलब नदी का किनारा है या पैसा रखने की जगह। ये तो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है ना। यही समझने की क्षमता ट्रांसफॉर्मर मॉडल का दिल है, जिसे कहते हैं सेल्फ अटेंशन। ये उस मशहूर रिसर्च पेपर का टाइटल है जिसने एआई में क्रांति ला दी। अटेंशन इज ऑल यू नीड। ये सिर्फ एक कैची टाइटल नहीं है, ये एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है। सच्चाई ये है कि एक शब्द का असली मतलब उसके आसपास के शब्दों पर ध्यान देने से ही आता है। ये अटेंशन मैकेनिज्म ही इन मॉडल्स को भाषा की गहरी समझ देता है। अच्छा, अटेंशन को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक सुपर स्मार्ट डेटाबेस की तरह सोचना। हर शब्द एक ही टाइम पर 3 रोल निभाता है। पहला है क्वेरी यानी क्यू, जो कि उसका सवाल है, मुझे खुद को समझने के लिए क्या जानकारी चाहिए। दूसरा है की यानी के, जो फाइल के लेबल की तरह है और कहता है मेरे पास इस तरह की जानकारी है। और तीसरा है वैल्यू यानी वी, जो फाइल का असली कंटेंट है और कहता है ये रही वो जानकारी जो मैं दे रहा हूं। चलिए इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस है, The animal didn't cross the street because it was too tired. यहाँ it शब्द एक क्वेरी भेजता है, एक सवाल पूछता है, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये अपनी क्वेरी की तुलना वाक्य के हर दूसरे शब्द की से करता है। एनिमल की से इसका सबसे मजबूत मैच होता है, इसलिए इट एनिमल से उसकी वैल्यू यानी उसका मतलब खींच लेता है, और बस मॉडल को पता चल गया कि इट का मतलब एनिमल है, स्ट्रीट नहीं। कमाल है ना। अब सोचिए, सिर्फ एक अटेंशन हेड का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे एक वाक्य को सिर्फ एक ही चीज ढूंढने के लिए पढ़ना, जबकि मल्टी हेड अटेंशन ऐसा है जैसे एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम उसे एक साथ पढ़ रही हो और हर कोई अलग अलग पैटर्न ढूंढ रहा हो। कोई सिंटैक्स देख रहा है, कोई मतलब देख रहा है। इससे टेक्स्ट की एक कहीं ज्यादा गहरी और पूरी समझ बनती है। अब जरा सोचिए, जब एआई एक लंबा सा जवाब लिख रहा होता है तो हर नए शब्द के लिए पिछले सभी शब्दों की और वैल्यू को कैलकुलेट करना तो बहुत स्लो हो जाएगा। यहीं पर काम आता है केवी कैश शीट। ये एक बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट है। इसे ऐसे समझिए कि एआई ने अपने काम के नोट्स बना लिए हैं। वो हर शब्द की और वैल्यू जिसे वो पहले ही प्रोसेस कर चुका है याद रखता है, ताकि उसे बार बार वही कैलकुलेशन ना करनी पड़े। और पता है, यही वजह है कि जब हम चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं तो पहले शब्द के आने में थोड़ी देर लगती है। उस देरी में मॉडल हमारे पूरे प्रॉम्प्ट्स को पढ़ने, हर शब्द के लिए की और वैल्यू कैलकुलेट करने और उन्हें अपने केवी कैश में भरने में बिजी होता है। और एक बार जब वो कैश भर जाता है तो बाकी के शब्द तो मानो बिजली की तेजी से निकलते हैं, क्योंकि उसे बस अपने नोट से जानकारी खींचनी होती है। तो ये थी एक शब्द की पूरी यात्रा, शुरू से लेकर आखिर तक। चलिए एक आखिरी बार इन 4 स्टेप्स को जल्दी से दोहराते हैं ताकि ये पूरी तस्वीर हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो हमने क्या जाना? हमने देखा कि कैसे टेक्स्ट को पहले छोटे छोटे टोकन्स में तोड़ा जाता है, फिर उन टोकन्स को उनका मतलब देने के लिए एम्बेडिंग्स मिलते हैं, वाक्य में ऑर्डर की समझ देने के लिए पोजिशनल एनकोडिंग्स जोड़े जाते हैं, और आखिर में सेल्फ अटेंशन का जादू क्वेरी की और वैल्यू का इस्तेमाल करके हर शब्द को कॉन्टेक्स्ट के लिए दूसरे शब्दों से बात करने देता है, और केवी कैश इस पूरी बातचीत को बहुत तेज बना देता है। और ये सब हमें इस एक बड़े सवाल पर छोड़ देता है, क्या होता है जब एक मशीन दुनिया में लिखे गए हर टेक्स्ट की बारीकियों, उसके कॉन्टेक्स्ट और रिश्तों को एक साथ समझ सकती है। इस टेक्नोलॉजी के जो प्रभाव हैं वो बहुत बड़े हैं, और ये तो बस शुरुआत है। अब जब हम जानते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो हम भविष्य को आकार देने में एक कदम आगे हैं।